आज फिर से सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। अब से थोड़ी देर के बाद सुबह 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और मौजूदा हालात पर सेना जानकारी देने वाली है। तो जी 11 बजे, अब से थोड़ी देर के बाद आधे घंटे का समय आपके सामने और कह सकते हैं कि 11 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस समय के हालात पर जानकारी दी जाएगी। कैसे पाकिस्तान की नापाक फायरिंग, सीज फायर के उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताज़ा जानकारी दी जाएगी। इस समय कैसे हालात और किस तरह से भारत की सेना मुंहतोड़ करारा जवाब दे रही है पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का, ठीक 11 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानेंगे। तो कल तक आपने सेना की ये प्रेस ब्रीफिंग देखी जिसमें पाकिस्तान की तरफ से युद्ध छेड़ा गया था। हालांकि भारत ने ना युद्ध के संकेत दिए, ना युद्ध करने की बात कही। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में SIA की छापेमारी इस समय जारी है। शोपियां में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी चल रही है। आतंकी गतिविधियों को लेकर ये छापेमारी SIA की इस समय जारी है। जम्मू कश्मीर के रियासी में चेनाब नदी पर बने हुए सलाल बांध को खोला गया है। बांध के कई गेट खुले हुए हैं जिसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। बांध के दरवाजे खुले हैं, कई गेट खुले हैं जिससे पानी भारी मात्रा में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत के पराक्रम को देखते हुए पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान सीज फायर को तैयार हो गया। पाकिस्तान को सबक सिखाने से जैसलमेर में लोग खुश हैं। आम लोगों ने जैसलमेर किले के बाहर नारेबाजी करके भारत माता की जय के नारे लगा के जश्न मनाया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके बाद में पाकिस्तान की डिमांड पर सीज फायर किया गया, उसके बाद में अब जैसलमेर की जनता क्या सोचती है। इस वक्त सोनार फोर्ट पे खड़े हैं हम। आप देखिए कि यहाँ पर आम जनता क्या सोच रही है इसके बारे में। आपको क्या लगता है कि ये जो सीज फायर किया, कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हम तो जीत गए, कौन जीता? भारत जीता, मोदी जीते हमारे। जो उन्होंने डिसीजन लिया, एक नंबर का लिया, कोई प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं है, कोई प्रकार का संकट नहीं है। और जो उन्होंने डिसीजन लिया है परफेक्ट लिया है। अब अगर आतंकवादी कोई हमला करता है तो युद्ध ही होना है और युद्ध ही चाहते हैं, हो जाए एक बार तो बढ़िया है। पाकिस्तान कंगाल देश है, कोई फायदा नहीं है और हमारे को यूं ही फाकुल कोई परेशानी नहीं। सबक तो सिखाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर बढ़िया था। ऑपरेशन सिंदूर टॉप था, जैसा नाम दिया वैसा काम है, इसमें कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है। और आगे हम ये चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय से कि आप जो डिसीजन लो, जनता आपके साथ है। हम भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम को कुछ ही घंटे हुए थे और तभी युद्ध विराम के उल्लंघन को भी देखा गया। कई पाकिस्तानी ड्रोन को सीमा पर गिराया गया है और इससे पहले कि पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO से युद्ध विराम की अपील की, जिसके बाद भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार हुआ। भारत ने साफ कहा है कि आतंक के खिलाफ भारत हमेशा युद्ध के लिए तैयार बैठा हुआ है। पाकिस्तान ने अगर फिर से कोई नापाक हरकत की तो उसको फिर से करारा जवाब मिलेगा। General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन में ही शाम 5 बजे से भारत पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। लेकिन ये सीज फायर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद हुआ है। POK और पाकिस्तान में घुसकर 150 से ज्यादा आतंकी मारने के बाद भारत ने सीज फायर किया है। Director General of Military Operations of Pakistan called
the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. युद्ध विराम की घोषणा के बाद सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। एलओसी के पास पाकिस्तान को डिफेंसिव और ऑफेंसिव की कमर तोड़ दी गई। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि आगे भी भारतीय सैन्य बल पूरी तरह से सतर्क है और भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। पाकिस्तान के साथ सीज फायर से पहले भारत ने पाकिस्तान के सिर पर बहुत बड़ी तलवार लटका दी। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अगर भारत में भविष्य में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड पर है, खत्म नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SGRR यूनिवर्सिटी के जेनिथ 25th फेस्ट में शिरकत की है, जहां देश हित को ही सर्वोपरि बताते हुए युवाओं को प्रेरित किया गया। इसके लिए उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में एकजुट होकर राष्ट्र के साथ खड़े होकर संकल्प करना हर युवा के लिए जरूरी होना चाहिए। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हुआ है और उत्तराखंड के 25 IAS ऑफिसर्स, इनके अलावा 13 PCS ऑफिसर्स इनके ट्रांसफर किए गए हैं। प्रमुख सचिव सुधांशु को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। शैलेश बगोली को कार्मिक और विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। IAS श्रीधर बाबू अंदाकी सचिव नियोजन बनाए गए हैं। अभिषेक रोहेला बनाए गए हैं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा। डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी बने हैं चमोली के नए मुख्य विकास अधिकारी। वरुणा अग्रवाल को CDO टेरी बनाया गया। अनामिका CDO नैनीताल बनाई गई। बंशीलाल राणा होंगे अपर सचिव पर्यटन। चंद्र सिंह धर्म शतु बनाए गए डायरेक्टर समाज कल्याण। तो उधर कल देर रात मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव गृह शैलेश बगोली, DGP दीपम सेठ ने स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के दौरान समन्वय करने की तथा सूचनाओं का त्वरित गति से आदान प्रदान करने में कंट्रोल रूम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिहाजा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाना चाहिए। और इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन भी मौजूद थे। चारधाम यात्रा जारी है, हेलीकॉप्टर सर्विस भी चल रही है। शनिवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल के
क्लियरेंस से ऐसा कंफ्यूजन फैला कि खुद मुख्यमंत्री ने आगे आकर देश भर के श्रद्धालुओं से अफवाहों में ना ध्यान देने की अपील की है। ये पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। शनिवार को चार धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सर्विस को लेकर हुआ। सुबह करीब 9 बजे देहरादून से चार धाम तो सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ानें रोक दी गई। बिना किसी सूचना के हेलीकॉप्टर रोके गए तो यात्री हड़बड़ा गए। खबर फैली कि भारत पाकिस्तान टेंशन की वजह से ये फैसला लिया गया है, लेकिन सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से लेकर किसी सीनियर अफसर ने पोजीशन क्लियर नहीं की। नतीजा ये कि 4 घंटे हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए और कंफ्यूजन और अफवाह जोर पकड़ते गए। दोपहर 1 बजे तक ये खबर आग की तरह फैल गई तो तनाव को देखते हुए चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई। तब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बयान जारी करके यात्रियों को पोजीशन क्लियर की और फिर दोबारा हेली सर्विस शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने यात्रियों को भरोसा दिलाया तो उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की सीईओ सोनिका ने हेलीकॉप्टर सर्विस रोकने की वजह क्लियरेंस न मिलना बताया। यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। अभी हमारे जो हेली ऑपरेशन है चारधाम यात्रा के लिए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बीच में कुछ एनओसीज और क्लियरेंसेस के कारण कुछ समय तक बाधित रहे थे, लेकिन अभी सुचारू रूप से। तो चारधाम यात्रा में भी देश दुनिया से श्रद्धालु पहुँचते हैं। यही वजह रही कि चारधाम हेली सर्विस रुकते ही हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि अब पिक्चर साफ है कि चारधाम यात्रा चल रही है और केदारनाथ के साथ सभी धामों में हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड से एक बहुत ही अच्छी खबर आई। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते यहाँ पर चारधाम यात्रा की रफ्तार कुछ समय के लिए धीमी पड़ी थी, तो वहीं अब एक बार फिर से चारधाम यात्रा में रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। कुछ ही दिन पहले भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट देखी गई। केदारनाथ में जहाँ हर दिन 25 से 30 हज़ार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बाद ये संख्या आधी रह गई थी। लेकिन अब हालात सामान्य हो चुके हैं। श्रद्धालु एक बार फिर से बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। तो देखिए, बता देते हैं आपको, अपने सहयोगी के पास जाएं। इससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई, भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव स्थिति बनी, चारधाम यात्रा पर इसका असर देखा गया। अब ताज़ा अपडेट ये और अच्छी खबर ये कि चारधाम यात्रा पर रौनक वापस लौट आई है। अब एक बार फिर से हर दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कई हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत पाकिस्तान तनाव का असर चारधाम यात्रा पर पड़ा। कुछ दिन के ही इस असर में कई संख्या में जो है श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा पर जाने से बचना जरूरी समझा, लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर रौनक लौट आई है। आंकड़े भी आपके सामने रख रहे हैं। अपने अब तक कितने श्रद्धालु यहाँ से दर्शन करके आगे बढ़े हैं। फोन लाइन पर सुनील प्रभात हमारे साथ मौजूद है। सुनील प्रभात, संपूर्ण जानकारी इसके ऊपर दे कि देखिए, भारत पाकिस्तान तनाव का असर चारधाम पर भी पड़ना था, देखा जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से रंगत रौनक लौट आई है वापस। बिल्कुल कंचन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी चारधाम यात्रा को शुरू हुए 10 दिन हुए हैं और 10 दिन में करीब 5 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। और इस बार जिस तरह से रजिस्ट्रेशन बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, उससे पहले यह संभावना जताई जा रही थी कि इस बार रिकॉर्ड भीड़ चारों धामों में जुटेगी और इसी तरह से देखने को भी मिल रहा था। लेकिन जिसके बाद जब 7 तारीख के बाद भारत पाक टेंशन बढ़ी, उसके बाद अगर आप ग्राफ देखेंगे तो लगातार जो श्रद्धालुओं को आंकड़ा है वो गिरता जा रहा था। उदाहरण के लिए अगर आप केदारनाथ में देखेंगे तो यहाँ पर हर दिन 25 से 30 हजार श्रद्धालु केदारनाथ धाम में यात्रा कर रहे थे। लेकिन भारत पाक टेंशन बढ़ने के बीच ये आंकड़ा घटकर करीब 18,000 17,000 पर डे के आसपास हो गया था।
लेकिन अब जिस तरह से सीज फायर हुआ है उसके बाद चारों धामों में एक बार फिर चहल पहल दिख रही है। चाहे आप गंगोत्री की बात करें, यमुनोत्री की बात करें या फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ की, एक बार फिर से यात्रा अपने पीक पर है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो पूरा सीजन है पिछले साल के जो रिकॉर्ड था उसको भी इस बार श्रद्धालुओं के आंकड़े से तोड़ेगा। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील प्रभात। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बद्रीनाथ धाम से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रिकॉर्ड श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। शनिवार को बद्रीनाथ धाम में 13,026 तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। और वहीं आपको बताएं कि अभी तक 1,03,193 यात्री बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। उधर उत्तरकाशी से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम में रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। अब तक गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। यमुनोत्री धाम में 92,000 से ज्यादा और गंगोत्री धाम में 75,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने, यात्रियों ने दर्शन किए हैं। उत्तराखंड में दोपहर बाद कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है। एक बड़ी जानकारी मौसम से जुड़ी हुई ले लीजिए। मौसम विज्ञान केंद्र ने टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है। फोनलाइन पर भारती सकलानी और जानकारी देंगी। भारती, मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है? दोपहर बाद मौसम बदल सकता है। पिछले 4 दिन से वेदर का पैटर्न अगर हम देखें कंचन, तो यही देखने को मिल रहा है कि दोपहर के समय में तेज धूप होती है, लेकिन जैसे जैसे देर शाम होती है उसके बाद मौसम का मिजाज अचानक से बदलता है और बारिश देखने को मिलती है। तेज बारिश कल भी हमने देखी और पिछले 4 दिन से इसी तरह का वेदर पैटर्न बना हुआ है। आज के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से यही कहा गया है कि दोपहर बाद कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। ऊपरी इलाकों की बात करें, अगर हम पहाड़ों की अगर हम बात करें, वहां पर यह कहा गया है कि तेज बारिश की संभावना कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए भारती सकलानी। बद्रीनाथ धाम में शनिवार शाम से मौसम बदला और धाम में झमाझम बारिश हुई। तो वहीं आपको बताएं कि बारिश के बीच में बद्री विशाल के दर्शन के लिए आए हुए तीर्थयात्री लाइन में खड़े होकर दर्शन करते हुए देखे गए। हम आपको बता देते हैं कि पहाड़ों में पिछले 2-3 दिनों से मौसम बदला हुआ है। ठंड कड़ाके की पड़ रही है और बारिश भी हो रही है। उधर पचवा दून में शनिवार शाम अचानक से मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ यहां पर जोरदार बारिश हुई। बारिश थमने के बाद जगह जगह पर नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई। देहरादून विकासनगर मार्ग पर कई जगहों पर पेड़ टूटकर सड़क पर आ गए। हवटपुर बस अड्डे पर यात्रियों के लिए बनाए गए टेंट हाउस भी पूरी तरह से तबाह हो गए। सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई। रोड पर पेड़ काफी ज्यादा गिर रखे थे, हालांकि बाद में रोड को खाली किया गया। उत्तरकाशी में कई समय से बारिश का जो इंतज़ार किया जा रहा था, अब वो इंतज़ार जो है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। मई के महीने की बात करें तो यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। छिलियानी, इसोल, डुंडा, उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से बादल छाए हुए हैं। बारिश हो रही है जिससे तापमान में गिरावट देखी जा रही है। वहीं मौसम किसानों की चिंता भी बढ़ा रहा है। हर दिन हो रही बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान है। चारधाम यात्रा अपनी गति से चल रही है। देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करके लौट चुके हैं। इसमें और तेज गति आने की संभावना है। तकरीबन 2 गाड़ी में 50 यात्रियां है। व्यवस्थाएं तो यहाँ के बहुत माहौल बहुत अच्छा है। इधर सब बढ़िया है। इधर
अच्छा लग रहा है इधर। हाँ। और सुरक्षा व्यवस्था कैसी लग रही है? सुरक्षा तो और एक नंबर है, झकास। कितने लोग आप आए हैं मध्य प्रदेश मेरे से? पास से 60 लोग हैं। अच्छा, और कौन कौन सी जगह जाना चाहिए? हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हाँ जी, फिर चारे धाम। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि जोशीमठ के रविग्राम में भालू दिखने से एक बार फिर से यहाँ पर लोगों में भय का माहौल है। दोपहर में भालू आवासीय इलाकों में घूमता हुआ नजर आया, जिसे भगाने की कोशिश में लोगों ने काफ़ी मशक्कत की है। भालू अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर घूमता हुआ, चहलकदमी करता हुआ देखा गया। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। उधर रेप के आरोपी उस्मान के बहाने नैनीताल में जो हालात बने हैं उसकी स्क्रिप्ट 2 साल पहले ही लिख दी गई थी। बाहरी लोगों के अवैध कारोबार से स्थानीय लोगों में पहले से ही नाराजगी थी, जो बाद में सड़क पर आती हुई नजर आई है। रिपोर्ट देखिए। नैनीताल में होटल, टैक्सी, गाइड और अवैध राइडिंग में बाहरी लोगों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई तो बिना किसी वेरिफिकेशन के नाव के कारोबार में बाहरी लोगों ने जगह बना ली। तो सड़क किनारे रेहड़ी पटरी पर भी कई बाहरी लोगों ने कब्जा किया। ऐसे लोगों की पहचान के लिए जिला प्रशासन ने ड्रेस कोड योजना तो बनाई, लेकिन ये धरातल पर लागू नहीं हो सकी। नाबालिग से रेप के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा ऐसे ही लोगों के खिलाफ फूट पड़ा। हालात तो यहाँ तक है कि कई लोगों ने नगरपालिका की मिलीभगत से अवैध तौर पर दस्तावेज भी तैयार करा लिए, जिसमें से अधिकतर लोग विशेष समुदाय के हैं। जो पालिका ने अभी तक लाइसेंस दिए भी हैं, वो भी कहीं न कहीं संदेह के घेरे में हैं। उन लोगों को नहीं मिल पाए जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, जो बाहर से आए हुए लोग थे। उन्हें उनके आइडेंटिटी कार्ड अब वो नगरपालिका ने दिए हैं या फर्जी बने हैं, ये जांच का विषय है और उससे बहुत जल्दी उसका सत्यापन किया करके उसका पर्दाफाश होना चाहिए। बीते 10 सालों में कई लोग कारोबार के बहाने नैनीताल पहुंचे और यहां आधार कार्ड से लेकर कई तरह के लाइसेंस भी यहां के पते पर बनवा लिए। ऐसे लोगों को रोकने के लिए पर्यटन विभाग ने 1 साल पहले ड्रेस कोड योजना लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। हालांकि प्रशासन जल्द इसे लागू करने का दावा कर रहा है। अभी जो सत्यापित फंड है उनका तो अभी ड्रेसेस वगैरह आ गई हैं, तो उसको जल्दी ही पालिका की तरफ से वितरण करवाया जाएगा। साथ में जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे टैक्सी बाइक्स हैं या टैक्सी मैक्सीज है, उनका अभी सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे जैसे सत्यापन उनका हो जाता है, उस सत्यापन के साथ उनको आई कार्ड दिया जा रहा है। बहरहाल नैनीताल में पिछले 2 सालों से स्थानीय लोगों में गुस्सा भरता जा रहा था, जो नाबालिग से रेप के बाद सड़कों पर फूट पड़ा। फिलहाल प्रशासन को अवैध रूप से कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ताकि स्थानीय लोगों को उनका अधिकार मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उधर हरिद्वार में पुलिस ने स्टंटबाज युवक पर कार्रवाई की है। बहादुराबाद क्षेत्र के शाहरुख नाम का युवक बाइक से स्टंट करके सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहा था। शाहरुख ने स्टंटबाजी के लिए यहाँ पर बाइक भी मॉडिफाई कराई हुई थी। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने आरोपी स्टंटबाज युवक को ढूंढ निकाला और उसकी बाइक को भी सीज कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने युवक को कड़ी फटकार लगाते हुए उससे माफ़ी भी मंगवाई है। उसका वीडियो भी देखिए सोशल मीडिया पर डाला गया है कि ऐसी गलती वो आगे से नहीं करेगा। वीडियो में स्टंटबाज युवक अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा है। शाहरुख नाम का एक युवक है जो अपने स्टंट के वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालकर अपने फॉलोअर बढ़ाने का प्रयास करता था। इसके जो वीडियो वायरल होने पर इसका पुलिस के द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। इसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इसकी मोटरसाइकिल सीज की गई। इसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई। उधर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच में तनाव के दौरान कुछ असामाजिक तत्व देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और सेना की कार्यशैली पर अभद्र टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पछवादून में अभी तक 4 से ऐसी फेसबुक आईडी सामने आई हैं जिसे लगातार अभद्र टिप्पणी करते हुए पोस्ट किए जा रहे हैं। फेक आईडीज है ये, और ये सभी आईडीज मुस्लिम नामों से संचालित की जा रही है। वहीं आपको बताएं कि वैदिक मिशन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने इन सभी फेसबुक अकाउंट की कोतवाली पुलिस पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र के और ये लोग जो हैं, इनके नाम हैं
एक साहिल खान के नाम से आईडी है, एक जिसान अली के नाम से आईडी है, एक रियाजुल हसन के नाम से आईडी है, एक अकरम जिया के नाम से आईडी है। ये आइडिया लगातार जो है सेना की कार्रवाई पर, सेना पर सवाल निशान लगा रहे हैं। मेरे द्वारा SHO विकास नगर को निर्देशित किया गया वैधानिक कार्रवाई के लिए। तो अभी तो इन्होंने इसमें 4 नाम और ID दी गई है, तो अभी हमारे द्वारा जांच कर ली जाएगी कि कौन लोग हैं, क्या है।